हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा। अब हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कि कैसे रदरफोर्ड का मॉडल रिजेक्ट हुआ और बोहर का मॉडल नया मॉडल आया। तो ये सब कुछ करने के लिए कुछ हमें बेसिक बातें क्लियर करनी पड़ेंगी। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें 2-3 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है ना। तो चलो ध्यान से पढ़ेंगे। डेवलपमेंट्स leading to Bohr's model of atom. Bohr's model of atom. बोहर के मॉडल को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, वो सब चीज़ इसके अंदर पढ़ेंगे हम। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। नंबर 1, 2 मेन बातें हैं, उसमें 3 या 4 लेक्चर लगेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से पढ़नी है। पहली बात क्या है कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसका मतलब क्या है कि किरणें जो होती हैं उसके 2 नेचर होते हैं। रेडिएशन हैज़ ड्यूअल नेचर। किरणों के 2 नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। जो किरणें आ रही हैं, बल्ब से किरणें आ रही हैं या जो सन से किरणें आ रही हैं, उसके 2 नेचर होते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये पार्टिकल्स के रूप में चलती हैं, कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये वेव के रूप में चलती हैं, और बाद में उन सब ने अपनी अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए क्लू दिए, तथ्य दिए, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स दिए, और बाद में ये सिद्ध हो गया कि रेडिएशन दोनों रूपों में ट्रैवल करती है, पार्टिकल के रूप में भी और वेव के रूप में भी। तो लंबा चौड़ा डिस्कशन है, ये हम ध्यान से पढ़ेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसका मतलब क्या है कि रेडिएशन ट्रैवल इन रेडिएशन किरणें ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ particle as well as wave. Particle as well as वेव। किरणें 2 रूपों में चलती हैं, पार्टिकल के रूप में भी चलती है और वेव के रूप में भी चलती है। ये पूरा लंबा चौड़ा डिस्कशन है, ये हम स्टडी करेंगे। इसके बाद ही बोहर मॉडल पेश किया जा सकेगा। और सेकंड हमने क्या स्टडी करना है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक बेसिक्स आइडिया देता हूँ, बाद में इसकी डिटेल पढ़ेंगे अपन। जब हम किसी एटम के ऊपर रेडिएशन डालते हैं, मटेरियल एटम से बना होता है, जब किसी एटम पे हम रेडिएशंस डालते हैं तो बदले में वो एटम कुछ रेडिएशंस इमिट करता है। उस रेडिएशन को जब प्रिज्म में से पास करते हैं तो एक स्पेक्ट्रा बनता है। जैसे आपने लाइट स्पेक्ट्रा तो देखा ही होगा, सूर्य के आगे प्रिज्म लगा दें तो 7 रंग बन जाते हैं, वो लाइट स्पेक्ट्रा होता है। इसी तरह से एटम भी स्पेक्ट्रा बनाता है, उस स्पेक्ट्रा को क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा 2 तरह का होता है। नंबर 1, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक तो लाइट बाहर निकलने से बनता है, उसको क्या बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा, लाइट बाहर निकलने से जो बनता है उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। और जो लाइट अवशोषित करने से बनता है, एब्जॉर्ब करने से बनता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो 2 चीजें पढ़नी है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, किरणों के 2 नेचर होते हैं, 2 प्रकृति होती हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। किरणों के 2 नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। और दूसरा क्या स्टडी करना है हमने? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा 2 प्रकार का होता है, इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। इसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया, न्यूटन नाम था उसका। ए साइंटिस्ट केम नेम्ड न्यूटन। उसने कहा कि रेडिएशन का नेचर कैसा होता है? पार्टिकल नेचर होता है या कॉर्पस्कुलर नेचर होता है। उसने खास नाम दिया कॉर्पसल। कॉर्पसल जो है ना, किसके ऊपर, किसके हिसाब से नाम है? ब्लड के अंदर कॉर्पसल्स होती हैं, कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो उसके हिसाब से उसका नाम है कॉर्पसल्स, का मतलब कण होता है, कण। तो न्यूटन ने क्या कहा कि कैसा नेचर होता है? कॉर्पस्कुलर नेचर होता है।
कॉर्पस्कुलर नेचर, कण वाला नेचर होता है। लाइट का कैसा नेचर होता है? कॉर्पस्कुलर नेचर होता है, लाइट कणों के रूप में चलती है। और उसने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कहा कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर द टू फिनोमिना। कई बार एग्जाम में आ जाता है, जैसे मैंने बॉल मारी, मैंने बॉल को दीवार के साथ मारा, तो बॉल दीवार के साथ टक्कर मार के वापिस आई, तो ये क्या बताता है कि बॉल का नेचर कैसा है? कण वाला, पार्टिकल जब किसी सतह के साथ टक्कर मारते हैं, किसी सरफेस के साथ टक्कर मारते हैं तो वापिस आते हैं। लाइट भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती है। लाइट को जब हम टॉर्च को किसी सरफेस पे मारते हैं तो उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है वो। तो रिफ्लेक्शन किसका बिहेवियर है? कण वाला बिहेवियर है। तो न्यूटन ने कहा कि लाइट का नेचर कैसा होता है? कण वाला बिहेवियर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करती है सरफेस से। और रिफ्रैक्शन भी होता है, सरफेस को भेद कर अंदर चली जाती है। अगर आप एक कागज ले लें और उस पर तेज बॉल मारें तो कागज को फाड़ के अंदर चली जाएगी, वो रिफ्रैक्शन भी होता है। लाइट के अंदर दो नेचर होते हैं। उसने, न्यूटन ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कहा रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो न्यूटन ने सबसे पहले बताया कि लाइट का नेचर कैसा है? कण वाला, पार्टिकल वाला, कॉर्पस्कुलर नेचर है, ये याद रखना है। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर नेचर बताया। उसने जो शब्द यूज किया वो शब्द याद होना चाहिए। कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं, हु गेव द टर्म कॉर्पस्कुलर नेचर? किसने बताया कॉर्पस्कुलर नेचर? न्यूटन ने बताया, कण वाला नेचर है। उसके बाद जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, एक साइंटिस्ट आया, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल was the scientist. He came in 1870, 1870 में वो आया। और उसने क्या बताया कि लाइट का नेचर कैसा होता है? ये साइंटिस्ट याद रखने हैं आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है। उसने बताया कि लाइट हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, लाइट हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, लाइट हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है लाइट का। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरियां दी हैं। अपनी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बातें भी बताई हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके भी प्रूव किया है। तो लास्ट में हम सभी की थ्योरीज पढ़ेंगे और लास्ट में हम निचोड़ निकालेंगे कि क्या है, ठीक है। उसने 3 तथ्य दिए हैं, 3 पोस्टुलेट्स हैं उसके, पोस्टुलेट्स ऑफ क्लार्क मैक्सवेल के 3 पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट कि लाइट ट्रेवल्स इन मीडियम इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जो है ना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? दिस ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिकल फील्ड चल रहा है ऐसे और एक मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है ऐसे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और जिस दिशा में चल रहे हैं ना उसके भी परपेंडिकुलर है। दिशा कौन सी है? ये, और ऐसे ऐसे ऊपर है ना, परपेंडिकुलर है। तो दीज रेडिएशंस कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल चलती हैं इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में चलती हैं? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, बिजली का फील्ड होता है, विद्युतीय क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है और चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का निशान ये है, 90 के कोण पे होते हैं, FIELD, फील्ड। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं, ईच अदर, ये दोनों जो फील्ड हैं, एंड आल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, टू द डायरेक्शन, जिस दिशा में जा रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के 90 के कोण पे हैं, और जिस दिशा में जा रहे हैं उसके भी 90 के कोण पे हैं। एंड आल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा के भी 90 के कोण पर होते हैं। पहला तथ्य उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का ये है। ये किरणें चलती हैं, कैसे चलती हैं? इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में चलती हैं और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में चलती हैं। दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? 90 के कोण पे होते हैं, और जिस दिशा में चल रही हैं उसमें भी, उसके भी 90 के कोण पे होते हैं। ये पहला तथ्य है इसका। सेकंड करेंगे हम। सेकंड बात उसने क्या बताई? सेकंड क्या बात बताई उसने? उनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दे डू नॉट नीड एनी
मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। क्लार्क मैक्सवेल का सेकंड पोस्टुलेट क्या है? देखो बच्चों, मैं चाहता हूं कि यहां से वहां तक वेव जाए, तरंग जाए, तो मैं ऐसे करूंगा तो जाएगी क्या? नहीं जाएगी। अगर मैं दरवाजे से यहाँ तक अगर रस्सी बांध दूंगा और फिर ऐसे करूंगा तो वो वेव धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचेगी और वहां पे हिलाएगी, एनर्जी पैदा करेगी वहां पे, ठीक है। तो मेरी वेव को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम। वेव को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? माध्यम। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। उसने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बताया, बोले सूर्य से किरणें आ रही हैं लगातार, धरती तक पहुंच रही हैं, लेकिन बीच में कोई क्षेत्र ऐसे हैं, कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है, फिर भी पहुंच रही हैं। ये बात जो है ना, एक बहुत सॉलिड बात है जो कि उसकी क्लार्क मैक्सवेल की थ्योरी को सिद्ध करती है। तो दूसरा तथ्य क्या है? दीज क्या? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, किसी माध्यम की जरूरत नहीं है इनको, फॉर देयर प्रोपेगेशन, चलने के लिए इनको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। और उसने इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए बताया कि सूर्य से लगातार किरणें धरती पर पहुंच रही हैं, हालांकि बीच में कई जगह ऐसी हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है। इसका मतलब उसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जो सूर्य से किरणें आ रही हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। किसने कहा? क्लार्क मैक्सवेल ने। कब कहा? 1870 में। और तीसरी बात उसने क्या कही? दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये प्रकाश की स्पीड से चलती हैं। दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति से चलती हैं। दैट इज, कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? याद रखना है आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ याद रखनी है आपको, आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी। दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट। 3 तथ्य हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के। सबसे पहले न्यूटन ने क्या बताया कि कॉर्पस्कुलर नेचर होता है, कण वाला नेचर होता है। उसने 2 बातें, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए 2 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स बताए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके बाद क्लार्क मैक्सवेल ने 1870 में बताया कि रेडिएशन किसके रूप में चलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है। वो कहता है कि रेडिएशन किसके रूप में चलती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के भी 90 के कोण पे हैं, और जिस दिशा में चल रही हैं उसके भी 90 के कोण पे हैं। उनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दे डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ये किस स्पीड से चलती हैं? प्रकाश की स्पीड से चलती हैं। दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्या है प्रकाश की स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 पोस्टुलेट्स हैं क्लार्क मैक्सवेल की थ्योरी के। 2 थ्योरी पढ़ ली हमने, एक न्यूटन ने बताया पार्टिकल नेचर, दूसरी क्लार्क मैक्सवेल ने बताई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। अब हम थोड़ा सा वेव के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज ए वेव? वेव पढ़ना जरूरी है हमें आगे चलने के लिए। व्हाट इज ए वेव? तरंग क्या होती है? व्हाट इज ए वेव? वेव को समझाने के लिए मैं आपको आपके डेली लाइफ में ले जाता हूँ। आप दैनिक जीवन में जब छोटे बच्चे शरारतें करते हैं तो वो इस तरह से कुछ करते हैं, जैसे बरसात हुई किसी दिन, तो आपके घर के आसपास कहीं थोड़ा सा निचला इलाका था, वहाँ पानी भर गया, तो बच्चे क्या करते हैं? उस पानी में पत्थर फेंकते हैं। तो पत्थर फेंकते हैं तो वो देखते हैं कि जहाँ पर पत्थर गिरता है ना, वहाँ से एक वेव स्टार्ट हो जाती है ऐसे, और वो वेव किनारों तक जाती है, ठीक है ना, वो तरंग होती है, उसको वेव बोलते हैं। व्हाट इज वेव? कैसे डिफाइन करेंगे इसको? डिफाइन कैसे करेंगे? वेव एक डिस्टर्बेंस है, वेव एक डिस्टर्बेंस है। इट इज डिस्टर्बेंस, वेव इज ए डिस्टर्बेंस। घर पे भी कर सकते हो ये आप एक्सपेरिमेंट। एक टब ले लो छोटा सा, या एक बाल्टी ले लो, उसके अंदर पानी भर दो और उसके अंदर बीच में थोड़ी सी उंगली लगा के हटा दो, आप देखोगे कि एक तरंग सी बन जाएगी। या फिर एक रस्सी को बांधो दरवाजे के साथ और उसको थोड़ा सा झटका दे दो, आप देखोगे कि वो वेव के रूप में आगे तक जाएगी। बच्चे रस्सा खेलते हैं ना, तो इस तरह की शरारतें करते हैं। तो व्हाट इज ए वेव? ये एक डिस्टर्बेंस है। विच ट्रेवल्स इन मीडियम,
जो कि माध्यम में चलती है, ठीक है। इन दी फॉर्म ऑफ, किस रूप में चलती है? इन दी फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ, जो ऊपर की साइड जाती है रस्सी या वेव उसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, और जो नीचे की साइड जाती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में चलती है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चों को कहते हैं व्हाट इज वेव, तो इधर उधर झांकने लग जाते हैं। छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, ये जरूरी हैं। एडवांस कैसे करोगे? बेसिक के बिना एडवांस थोड़ी होता है। बच्चे कहते हैं हम तो एडवांस पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं। छोटी छोटी चीज़ें पढ़े बिना बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ ही नहीं सकते, सीख ही नहीं सकते, वो तो रट्टा होता है। डिस्टर्बेंस है, वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स इन मीडियम इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ऊपर की साइड जाती है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, वेव जो नीचे की साइड जाती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। TROUGH, ट्रफ। चलो एक डायग्राम बनाते हैं वेव का। दिस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द वेव। ये देखो, ये ऐसे होती है वेव को, ऐसे हम शो करते हैं। बहुत ही मज़ेदार है ये वेव की स्टडी, फिजिक्स में भी आती है। ये दो तरह की वेव हो सकती हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल, एक ट्रांसवर्स। हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है ये, ठीक है। तो वेव, दिस इज वेव, दिस इज ए वेव, ये एक वेव है। इसके बारे में हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव, क्या गुण होते हैं? करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। वेव के क्या क्या गुण होते हैं? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। नंबर 1, पहला करेक्टर क्या होता है इसका? वेव लेंथ। वेव लेंथ पहला करेक्टर है, वेव लेंथ। नाम से पता लग रहा है, लेंथ ऑफ द वेव। क्या मतलब है कि ये ऊपर की साइड गई, ये क्रेस्ट, मैं लिख देता हूँ ये क्रेस्ट, और ये नीचे की साइड गई, ये क्या? ट्रफ। TROUGH, ट्रफ। ऊपर जितने भी हैं ये भी क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट, ये ट्रफ और ये भी ट्रफ। तो दो पास पास वाली क्रेस्ट ले लो और उनके बीच की दूरी, उनके बीच का डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। दो पास पास वाली क्रेस्ट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। या दो पास पास वाली ट्रफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, ठीक है। तो इसको किससे दर्शाते हैं? लैम्डा, लैम्डा। तो व्हाट इज वेवलेंथ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट। जरूरी है, कोई बच्चा शरारती बच्चा आगे कहता है जी मैं तो इसके बीच की लूंगा, ऐसे नहीं होता। पास पास वाली नियरेस्ट के बीच की लेते हैं। टू नियरेस्ट क्रेस्ट्स, या तो क्रेस्ट के बीच की दूरी और ट्रफ्स, या ट्रफ्स के बीच की दूरी बराबर होती है दोनों, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। किससे दर्शाते हैं? लैम्डा। याद रखने के लिए मैं आपको लिख देता हूँ, कई बार बच्चों को ये नहीं पता लगता इसको बोलना कैसे है। लैम्डा, लैम्डा बोलना है इसको, ठीक है। अब क्योंकि ये दूरी है तो इसका क्या मात्रक होएगा, इसका क्या यूनिट होएगा? दूरी को किस चीज़ में बनाते हैं? मीटर में या सेंटीमीटर में या आंगस्ट्रॉन्ग में या पिकोमीटर में या नैनोमीटर में। तो ये सारी यूनिट्स हैं इसकी। यूनिट्स आर, एग्जाम में कई बार यूनिट्स पूछ लेते हैं, मीटर और सेंटीमीटर और पिकोमीटर और नैनोमीटर और आंगस्ट्रॉन्ग, और एसआई यूनिट क्या है इसकी? मीटर। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ? मीटर। नंबर 2, सेकंड हम करेंगे फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हम टेलीस्कोप लेके बैठ गए, हमने एक टेलीस्कोप ले लिया, हम उसको उससे वेव देख रहे हैं और 1 सेकंड में, घड़ी में नोट कर रहे हैं, 1 सेकंड में एक पॉइंट में से कितनी वेव गुजर गई, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इट इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक सिंगल पॉइंट में से कितनी वेव गुजरती हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में भी डिफाइंड है नंबर ऑफ वेव्स passing through a single point, passing through a single point in 1 second, in 1 second। 1 सेकंड में एक सिंगल पॉइंट में से कितनी वेव्स गुजरती हैं,
इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को किससे दर्शाते हैं? न्यू। ऐसे टेढ़ा सा भी लिख दो, न्यू। मैं आपको इंग्लिश में लिख देता हूँ, न्यू, याद रहेगा आपको, न्यू। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? हर्ट्ज। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? हर्ट्ज। आपने कभी सुना होगा, रेडियो वाली आंटी बोलती है, रेडियो पे जो मैडम बोलती है वो बोलती है मैं इतने हर्ट्ज से बोल रही हूँ, तो हर्ट्ज क्या बताती है? वो फ्रीक्वेंसी बताती है, हर्ट्ज, ठीक है। और एक और होता है इसका यूनिट CPS, साइकिल्स पर सेकंड। जो SI यूनिट है हर्ट्ज है, HZ, हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज, शॉर्ट में HZ लिखते हैं। CPS, साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? पर सेकंड, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दो यूनिट्स हैं, हर्ट्ज एंड साइकिल्स पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी नंबर 3। तीसरा क्या है? वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर, नाम से पता लग रहा है, वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स पड़ी हैं? 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स पड़ी हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, बार बार वीडियो सुनना पड़ेगा। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज वेव नंबर। इसकी तो यूनिट तो नंबर ही बताना है, और कोई वो यूनिट्स नहीं होती इसकी। वेव नंबर, न्यू बार, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यू बार, वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर। और एक होता है एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इट इज द डिस्टेंस ऑफ हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ। नीचे से कितनी ऊपर की तरफ गई, अगर आप बेस लाइन लेंगे, सेंट्रल पॉइंट लेंगे, तो यहाँ से कितनी ऊपर की तरफ मूव करती है या कितनी नीचे की तरफ मूव करती है, उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। फोर्थ इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। डेप्थ ऑफ ट्रफ कितनी ऊपर की तरफ जाती है या कितनी नीचे की तरफ आती है, उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। जितना ऊपर की साइड जाएगी उतना ही नीचे की साइड जाएगी, दोनों साइड बराबर जाएगी। तो इट में बी रिप्रेजेंटेड बाय ए। अलग अलग जगह अलग अलग जो है इसके यूज करते हैं, ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिप्रेजेंट करने के मेथड्स होते हैं। एंड नंबर 5 इज वेलोसिटी। 5वां कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वेलोसिटी किस स्पीड से जाती है? इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी दूर चली जाती है वेव? 1 सेकेंड पहले मैंने नोट की यहाँ थी, 1 सेकेंड के बाद यहाँ आ गई, उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेव के द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। कोई भी काम करना है तो बच्चों डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। आप ये डिसाइड कर लो कि आप क्या करना चाहते हो, और उसके बाद आप उसमें पूरी ताकत से लग जाओ। फिर आप इधर उधर ना देखो, उसी काम को करो रात दिन, ठीक है। सक्सेस का यही एक मंत्र है, एक चीज़ डिसाइड कर लो और उसके पीछे पागलों की तरह पड़ जाओ। तो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द यूनिट? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट को c बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड c, वेयर इज वेलोसिटी इन जनरल इज कॉल्ड एज v। जनरल में वेलोसिटी को v बोलते हैं। ये v है और ये न्यू है, दोनों अलग अलग हैं। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। एंड v क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो एक फार्मूला भी है इसके अंदर, ये हमने वेवलेंथ पढ़ा। व्हाट इज वेव? हमने वेव पढ़ा, वेव के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी, इनके यूनिट्स पढ़े। और एक फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद करना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी सॉल्व करेंगे। c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। c इज इक्वल टू
न्यू लैम्डा, c is equal to न्यू लैम्डा, where c is the velocity of light, c is the velocity of light, nu is the frequency, lambda is the wavelength. ये रिलेशनशिप है बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट में, वेलोसिटी ऑफ वेव का भी यही होता है फार्मूला, एंड फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में. तो हम इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. फ्रीक्वेंसी को यहीं पड़ा रहने दो, तो दिस विल बिकम इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी विल बिकम इक्वल टू c अपॉन, मैं लैम्डा को नीचे ले आया, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा. व्हाट इज c? c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. कितनी होती है? अभी बताई थी आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट है ये. c कांस्टेंट है, हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसी रहती है? सेम. तो इस कांस्टेंट को अगर मैं हटा दूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? v न्यू इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, न्यू इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो दिस इज द इक्वेशन. ये बड़ी काम की इक्वेशंस हैं, इसको अच्छी तरह से याद करना है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार इसके ऊपर. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.